हेलो। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल पढ़ने वाले हैं। मतलब एक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और किधर होगा। इस चीज़ को हम 3 केसेस में पढ़ेंगे, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 में हम पढ़ेंगे जब डाइपोल के एक्सिस पर पॉइंट होगा उस केस में। केस 2 में हम लोग पढ़ेंगे जब डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होगा। अगर ये मान लीजिए मेरा डाइपोल है तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं पर एक पॉइंट हो सकता है, उस केस में हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। और केस 3 में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि वह पॉइंट कहीं भी प्लेन पर लाई कर सकता है। अगर मान लीजिए ये मेरा डाइपोल है तो वो पॉइंट यहाँ 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 कहीं भी लाई कर सकता है। मतलब केस 1 में मेरा ये एक्सिस पर होगा कहीं भी पॉइंट, केस 2 में हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पर होगा, और केस 3 में द पॉइंट कैन लाई ऑन एनीवेयर, कहीं भी लाई कर सकता है इस प्लेन में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग केस 1 पढ़ें कि जब पॉइंट जो है ये हमारा कोई एक नॉर्मल पॉइंट है P जो कि इसके एक्सिस पर है, इस डाइपोल के एक्सिस पर है। जैसा कि हम जानते हैं डाइपोल में 2 चार्जेस होते हैं जिसके मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, और मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं लेकिन उसके नेचर अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर माइनस क्यू है जो कि पॉइंट ए पर है, यहाँ पर प्लस क्यू है जो कि पॉइंट बी पर है। इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 2d मैंने ले लिया, और यह पॉइंट जो है ये सेंटर ऑफ डाइपोल जो है या मिड पॉइंट कह लीजिए, इससे r डिस्टेंस पर है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P ड्यू टू दिस डाइपोल। इसके लिए हम करेंगे क्या, तो नेक्स्ट पेज पर आए हम। इसमें मैंने लिखा है लेट अस कंसीडर द पॉइंट इज P वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल। वी विल फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ द चार्जेस एट P एंड देन फाइंड आउट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर हमको P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसके कारण, इस डाइपोल के कारण, तो इस डाइपोल में कितने चार्जेस होते हैं, 2 चार्जेस होते हैं। तो सेपरेटली मैं क्या करूँगा, माइनस क्यू के कारण भी P पर निकाल लूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और प्लस क्यू के कारण भी P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूँगा। उसके बाद इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट जो होगा वही इस पॉइंट P पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो पहले मैं माइनस क्यू के कारण निकाला, तो माइनस क्यू के कारण जो है वो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, और प्लस क्यू के कारण E2। अब आपको ये समझ में आएगा कि माइनस क्यू के कारण इधर है और प्लस क्यू के कारण इधर, ऐसा क्यों। हम जानते हैं माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है टुवार्ड्स द चार्ज होता है, और प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। और एक चीज़ यहीं पर मैं क्लियर कर दूं, E2 यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा इससे ज़्यादा बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि चार्ज का यहाँ पर तो मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस जो है इससे ज़्यादा नज़दीक है, यानी ये वाला जो है नज़दीक है और ये वाला ज़्यादा बड़ा है। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मतलब E2 वो ज़्यादा बड़ा होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है Q/4πε0 r², और r का मतलब हो गया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जितना ज़्यादा आप डिस्टेंस रखिएगा उतना ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। तो इसके यहाँ की इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम है, इसलिए इसके कारण जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़्यादा होगा। ये सिंपल लिखा हुआ है कि E1 क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज द डायरेक्शन ऑफ E1 विल बी टुवार्ड्स माइनस, ये मैंने पहले ही बता दिया। E2 क्या है, तो ये इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसके कारण, प्लस क्यू के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज द डायरेक्शन ऑफ द E2 विल बी अवे फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज, मतलब प्लस क्यू के बाहर, दूर। ओके, आइए अब नेक्स्ट पेज देखें। तो E1 का मैंने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। तो E1 का मैग्नीट्यूड जैसे हम लोग तो जानते हैं फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालने का Q/4πε0 r²। r उस केस में AP है, AP मतलब ये डिस्टेंस हो गया आपका। माइनस क्यू के कारण निकाल रहे हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ, यानी ये AP, तो इसको हम कह सकते हैं ये प्लस ये, तो ये वाला तो D हो गया आपका और ये वाला R हो गया, तो AP को हम कह सकते हैं D+R। तो वही मैंने वहाँ लिखा है कि AP जो है आपका वह है R+D या D+R, कुछ भी लिख सकते हो आप। उसी तरह E2 क्या है, E2 हो जाएगा Q/4πε0 BP का होल स्क्वायर। BP मतलब हो गया आपको ये, इसके कारण चाहिए यहाँ पर, तो ये हो गया BP। तो BP को क्या लिख सकते हैं हम लोग, BP को लिख सकते हैं हम
ये टोटल डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस यानी r माइनस डी, ये हो गया आपका r माइनस डी का होल स्क्वायर। अब E2 का मैग्नीट्यूड E1 से ज़्यादा बड़ा है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, E2 में से E1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वो ये चीज़ मैंने लिखा, उसका इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कॉमन ले लिया Q/4πr², इन दोनों का LCM ले लिया, इसको यहाँ तो ये अब ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं आपको। इसका कैलकुलेशन देख लीजिए, ऊपर एक्सपेंड किया मैंने, r² से r² कट गया, d² बचे क्या 2rd ऐड होकर के ये 4rd हो गया, ये r² माइनस d² का होल स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए, ये एजम्पशन मैंने पहले ही लिया है कि r जो है वो d से बहुत बहुत बड़ा है। तो r अगर d से बहुत बहुत बड़ा है तो बहुत बड़े चीज़ में से अगर बहुत छोटा चीज़ घटेगा तो वो लगभग उतना ही बड़ा चीज़ होता है। जैसे 1,00,000 किलोमीटर में से अगर 1 सेंटीमीटर हम घटाते हैं तो वो लगभग 1,00,000 किलोमीटर ही होगा। इसलिए r² माइनस d² को लगभग हमने r² लिखा और इसका होल स्क्वायर, तो ये r² का होल स्क्वायर r4 हो जाएगा, ऊपर में एक r है ये कैंसिल होकर के 3 हो जाएगा, q इंटू 2d इंटू 2, इसको मैंने 4 को 2 इंटू 2 में तोड़ लिया क्योंकि 2d मेरे को यहाँ चाहिए था। अब q इंटू 2d को मैं p लिख लिया, p बराबर qd होता है लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस 2d है, दैट्स वाई p इज इक्वल टू 2qd। तो हमारा फार्मूला जो आ गया वो आ गया 2p/4πε0 r3। यहाँ पर p क्या है, p है डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, r क्या है o से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। The direction of the net electric field will be towards E2, so we can say that the direction will be towards the direction of the dipole moment। तो इसमें एक सिंपल सा चीज़ याद रखिए आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के तरफ होता है। तो E net इज इक्वल टू हो गया 2p/4πε0 r3, where r इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द पॉइंट O। P इज द डायपोल मोमेंट। इस वेक्टर वाले फार्मूले को देख करके हम सीधे कह सकते हैं कि ये वेक्टर इस वेक्टर के बराबर है। दो वेक्टर तभी बराबर होते हैं जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होते हैं, यानी इस वेक्टर यानी ई नेट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो जरूर डायपोल मोमेंट के वेक्टर के डायरेक्शन के समान होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड में तो आप सीधे याद रख सकते हैं 2p/4πε0 r3, और डायरेक्शन के लिए आप याद रखिएगा कि जिधर हमारा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा उधर ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। थैंक यू।